सिद्ध कीजिए कि किसी समूह किसी समूह जी से जी डैश पर परिभाषित परिभाषित किसी समाकारिता एफ की अष्टी जी में प्रसामान्य उपसमूह है। प्रसामान्य उपसमूह है यानी कि विशिष्ट उपग्रुप है। कल तो हमने सिद्ध किया था कि एफ जी जो है वो एफ एन जो है वो एफ जी का विशिष्ट उपग्रुप होगा यदि एन जी का विशिष्ट उपग्रुप है। आज हमें सिद्ध करना है कि एफ की जो अष्टी होगी, अष्टी का मतलब वो अवयव, जी के वो अवयव जिनका प्रतिबिंब क्या आता है, ई आता है, तत्समक अवयव आता है, जी डैश का तत्समक अवयव आता है ना। उसको हमको क्या सिद्ध करना है, विशिष्ट उपग्रुप सिद्ध करना है। तो देखिए, माना कि समाकारिता एफ की अष्टी है तो के बराबर क्या होगा, के में वो सारे एक्स होंगे कैपिटल जी के जिनके लिए एफ एक्स बराबर क्या आता होगा, ई डैश आता होगा, जहां ई डैश जी डैश का तत्समक अवयव है। जहां ई डैश जी डैश का क्या है, तत्समक अवयव। ये तो इसकी परिभाषा हो गई। अब देखिए, के में कोई ना कोई अवयव होगा, क्यों, क्योंकि एफ ऑफ ई हमेशा ई डैश होता है परिभाषा से। इसका मतलब क्या हुआ, ई बिलोंग्स टू के, इट इंप्लाइज के डज नॉट इक्वल टू फाई, के फाई नहीं हो सकता। अब के को आपको जी का विशिष्ट उपग्रुप सिद्ध करना है, तो क्या करेंगे आप, पहले इसको उपग्रुप सिद्ध करें। वैसे उपग्रुप हम सिद्ध कर चुके हैं उपग्रुप वाला, पर पहले इसको उपग्रुप सिद्ध करेंगे फिर विशिष्ट सिद्ध करेंगे। तो माना ए बी बिलोंग्स टू के, इससे आपको क्या लाना है, ए बी इनवर्स भी के का अवयव होगा, ये सिद्ध करना है। तो ए बी यदि के अवयव है तो एफ ऑफ ए बी क्या आएगा, ई डैश आएगा, और एफ ऑफ बी क्या होगा, वो भी ई डैश होगा। अब हम किसको निकालें, एफ ऑफ ए बी इनवर्स की बात करें तो समाकारिता की परिभाषा कहती है ये हो जाएगा एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इनवर्स, और एफ ऑफ बी इनवर्स को लिख देंगे हम एफ ऑफ बी का होल इनवर्स। ठीक है, उतारिए इसको, उतारिए, इतना लिखिए। शुभम आया नहीं आज है, हाँ सर। कहीं निकल गया तो। और अशोक भी नहीं आया, कल भी नहीं आए थे शायद ये दोनों। अशोक तो कल नहीं आया था, हाँ। तो इसको आगे सॉल्व करें, हाँ जी हम। सर इसमें एक मिनट केक के बारे में बताना। के तो अष्टी होता है ना, के में वो अवयव होते हैं जिनकी इमेज ई डैश आती है। जैसे ए और बी यदि के अवयव हैं तो ए की इमेज क्या आएगी, ए का प्रतिबिंब क्या आएगा, ई डैश, बी का प्रतिबिंब भी क्या आएगा, ई डैश। इसका ठीक है मतलब ना, हम ए जान, और बी। हाँ सही है। हाँ ए और बी के अवयव है। अब आपको क्या सिद्ध करना है, ए बी इनवर्स के में होना चाहिए, यानी ए बी इनवर्स की इमेज भी ई आनी चाहिए। हाँ सर। एक मिनट रुको, एक मिनट।
तो आगे सॉल्व करिए, क्या आएगा आगे सॉल्व करेंगे तो एफ ए बी इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी का होल इनवर्स। समाकारिता की परिभाषा से एफ ऑफ ए की इमेज ई डैश है और बी की इमेज भी ई डैश है, तो ये क्या हो जाएगा ई डैश यानी कि ई डैश। तो एफ ऑफ ए बी इनवर्स भी क्या आ जाएगा, ई डैश आ जाएगा। इसका अर्थ क्या होगा कि ए बी इनवर्स के में होगा। अतः के जी का उपग्रुप है। ये तो उपग्रुप यदि आता है तो फिर इतना प्रूफ करेंगे। अब हमको इसका विशिष्ट उपग्रुप सिद्ध करना है। विशिष्ट उपग्रुप सिद्ध करना है तो विशिष्ट उपग्रुप की परिभाषा लगाएं। एक अवयव के का ले लें, एक अवयव जी का ले लें, और माना G बिलोंग्स टू कैपिटल G तथा A बिलोंग्स टू K, इसलिए f ऑफ A क्या आएगा, E डैश आएगा। अब हम बात करें K को विशिष्ट उपग्रुप होने के लिए G इनवर्स ये किस में होना चाहिए, K में होना चाहिए, तभी तो K विशिष्ट उपग्रुप बनेगा। तो हम इसकी इमेज निकालें। यदि इसकी इमेज ई डैश आ जाती है तो हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। तो एफ ऑफ जी इनवर्स ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ ऑफ जी एफ ऑफ ए एफ ऑफ जी इनवर्स। समाकारिता से एफ समाकारिता है। एफ ऑफ ए तो क्या होगा, ई डैश, ये आ जाएगा ई डैश, और इसको लिख देंगे एफ ऑफ जी का इनवर्स। तो ये बन जाएगा एफ ऑफ जी ऑपरेट विद एफ ऑफ जी का इनवर्स, और किसी अवयव को उसके इनवर्स से प्रतिलोम से ऑपरेट करते हैं तो क्या आता है, ई डैश आता है। तो इसका मतलब हुआ एफ ऑफ जी इनवर्स वो क्या होगा, ई डैश होगा। इसका मतलब जी इनवर्स किसका एलिमेंट हुआ, के का एलिमेंट हुआ। तो जी का एलिमेंट था, ए के का एलिमेंट था, जी इनवर्स के का एलिमेंट आ गया, यानी कि के क्या है, विशिष्ट उपग्रुप है। अतः के जी का विशिष्ट उपग्रुप है। ठीक है, यस सर। अब देखो एक और है इस तरह का क्वेश्चन। ये तो थ्योरम्स हो गई, अब क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, वो भी इसी तरीके के हैं, विशिष्ट उपग्रुप सिद्ध करना है। मिटा दूं पूरा। यस सर। देखो एग्जाम्पल नंबर 1, माना कि G एक ग्रुप है तथा जो आपने H परिभाषित किया, H में आपने X बिलोंग्स टू G वो वाले लिए जिनके लिए एक्स जी बराबर जी एक्स होता है, फॉर ऑल G बिलोंग्स टू कैपिटल। यानी वो X जो
जी के अवयवों के साथ क्रम विनिमय नियम का पालन करती है ना। तो यदि जी क्रम विनिमय है तो H बराबर जी हो जाएगा, और जी क्रम विनिमय नहीं है तो H में कुछ अवयव आएंगे, सारे नहीं आ सकते, क्योंकि ये X क्या कर रहा है, जी के साथ क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। X की कम से कम एक वैल्यू जरूर होगी तत्समक अवयव, क्योंकि तत्समक अवयव तो क्रम विनिमय नियम का पालन करते ही करता है सबके साथ। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि H जी का प्रसामान्य उपग्रुप है। ये जो H है इसको हम ग्रुप का केंद्र भी कहते हैं, ये इसी को केंद्र कहते हैं, मैंने लिखा है अभी तक पहले परिभाषा उपग्रुप जब हम पढ़ रहे थे। तो इसी थ्योरम को ऐसे भी पूछा जा सकता है, सिद्ध कीजिए कि एक ग्रुप का केंद्र उसका प्रसामान्य उपग्रुप होता है। ग्रुप के केंद्र का क्या मतलब है, H, यानी कि वो अवयव जो बाकी जी के सभी अवयवों के साथ क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। तो देखिए, अभी जैसे हमने को अष्टी के लिए किया, जैसे अष्टी को हमने प्रसामान्य ग्रुप सिद्ध किया, ऐसे ही केंद्र को भी हम प्रसामान्य ग्रुप सिद्ध करेंगे। ठीक है ना। तो सिंस H इक्वल टू X बिलोंग्स टू G सच दैट Gx इक्वल टू, या Xg एक ही बात हो तो कैसे, Xg इक्वल टू Gx फॉर ऑल G बिलोंग्स टू कैपिटल G, G का केंद्र है। चूंकि Eg इक्वल टू Ge फॉर ऑल G बिलोंग्स टू कैपिटल G, तत्समक अवयव तो सबके साथ ऑपरेट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि तत्समक तो H में होगा ही होगा। इट इंप्लाइज H डज नॉट इक्वल टू 5। अब इसको पहले हम उपग्रुप सिद्ध करेंगे। तो मान लेंगे दो अवयव, माना A कॉमा B बिलोंग्स टू H। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ AG इक्वल टू GA तथा BG इक्वल टू GB फॉर ऑल G बिलोंग्स टू कैपिटल G। जो भी H में अवयव होगा वो G के सभी अवयवों के साथ, ग्रुप के सभी अवयवों के साथ क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। अब आपको AB इनवर्स के लिए निकालना है। तो देखिए AB इनवर्स के लिए कैसे करेंगे, वैसे ये पहले किया है हमने। पहले मैं बताता हूँ, कॉपी किया था। सर थोड़ा ब्लर आ रहा है। बिल रहा है क्या, एक मिनट देखना, नहीं सही हो जाएगा। अब देखिए, आप ये सिद्ध करेंगे कि AB इनवर्स जो है ना वो G के साथ क्या करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो देखिए वो कैसे दिखाएंगे हम, कि हम यहां से स्टार्ट कर लें। सिंस GB इक्वल टू BG ऐसे लिखें, और इसको हम क्या करें, B इनवर्स से दोनों तरफ ऑपरेट कर दें। GB और B इनवर्स से आपने दोनों तरफ ऑपरेट कर दिया।
तो लेफ्ट हैंड पे तो क्या आ जाएगा, इधर तो जी आ जाएगा, केवल बी और बी इनवर्स तत्समक हो जाएंगे। और इधर हम जो है बी को और जी और बी इनवर्स को एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करें कि लेफ्ट हैंड पर भी बी इनवर्स से ऑपरेट करें। तो ये बन जाएगा आपका लेफ्ट हैंड पर भी बी इनवर्स जी इक्वल टू बी इनवर्स बी जी बी इनवर्स, और इन दोनों को साथ साथ ले लेंगे, तत्समक बन जाएगा बी इनवर्स बी जी बी इनवर्स। तो बी इनवर्स जी यहां से आ जाएगा आपका बी इनवर्स जी इक्वल टू जी बी इनवर्स, यानी कि जो इनवर्स है वो भी आपको ऑपरेट करता है। अब क्या करें हम, बी इनवर्स आ गया, अब हम ए बी इनवर्स वाला था, अब हम ए से ऑपरेट करें। तो ए बी इनवर्स जी और इधर ए जी बी इनवर्स, तो लेफ्ट हैंड तो बन गया, ए बी इनवर्स जी कर दें, और राइट साइड में क्या करें, ए को जी के साथ लिख लें। ए को जी के साथ लिखेंगे तो ए जी और बी इनवर्स, ए बी इनवर्स जी। अब चूंकि ए तो जी एच का अवयव है तो ये बन जाएगा जी ए, चूंकि ए जी बराबर हमने जी ए पहले ही मान रखा है, तो ये आ जाएगा ए बी इनवर्स जी इक्वल टू जी ए बी इनवर्स। इसका मतलब ए बी इनवर्स जो है वो भी जी के साथ क्या करता है, क्रमनिर्माण नियम का पालन करता है, फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी। इसका अर्थ ये हुआ कि ए बी इनवर्स किसका एलिमेंट है, कैपिटल एच का। अतः ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच, इट इंप्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये एच का अवयव हो गया, यानी कि एच क्या है, जी का उपग्रुप है, एच कैपिटल जी का उपग्रुप है। एच जो है वो कैपिटल जी का उपग्रुप है, ये बात यहां से सिद्ध हो गई। अब हमको इसको विशिष्ट उपग्रुप सिद्ध करना है। तो विशिष्ट उपग्रुप के लिए हम इसके लिए परिभाषा लगा देंगे। अब विशिष्ट के लिए क्या, वही जी ए जी इनवर्स लाना पड़ेगा। यस सर। है ना, तो वो बनाएंगे जी ए जी इनवर्स, कैसे बनेगा, बता दूं पूरा, यस सर। बताओ, लिख लेना सबने। हाँ, माना जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी तथा ए बिलोंग्स टू एच। ए यदि एच का अवयव है तो क्या होगा, ए जी इक्वल टू जी ए, फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू कैपिटल। तब जी ए जी इनवर्स की बात करें, जी ए जी इनवर्स को में हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं जी ए को तो अलग, जी इनवर्स को अलग। जी ए क्या बन जाएगा, ए जी बन जाएगा।
क्यों? चूंकि Ag इक्वल टू Ga पहले से ही है, और इसको आप लिख सकती है Ag इनवर्स। तो ये क्या बन जाएगा? A इंटू तत्समक यानी कि A। इसका मतलब G इनवर्स इक्वल टू क्या आएगा? A आएगा। और A किसका अवयव है? H का। इट इम्प्लाइज G इनवर्स किसका एलिमेंट हो गया? H का एलिमेंट हो गया। अतः H G का विशिष्ट उपग्रुप है। H जो है वो G का क्या है? विशिष्ट उपग्रुप है। इस तरह से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है। और देखो, दो एग्जाम्पल और हैं छोटे छोटे से, उनको देखिए। ये तो समझ में आ गया। इसमें तो आसान है। Ga को आपने Ag लिख दिया, G इनवर्स तत्समक हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। Yes, sir. देखो, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? एक ही किया है अभी? दो की दो कर लिए? एक ही किया सर अभी तो। एक ही किया है ना? हाँ हाँ, दूसरा है ये। एग्जाम्पल नंबर 2। माना कि परमित ग्रुप कैपिटल G का केवल H ही N परमित कोटि का उपग्रुप है। सिद्ध कीजिए कि H एक विशिष्ट उपग्रुप है। H एक विशिष्ट उपग्रुप है। क्या कह रहे हैं? G में परमित अवयव हैं, कितने हैं पता नहीं, और G का एक उपग्रुप है जिसमें N अवयव हैं। तो आपको सिद्ध करना है, और वह केवल अकेले ही है। G का केवल एक ही उपग्रुप H है, ऐसा है जिसमें N अवयव होते हैं। बाकी दूसरे उपग्रुप होंगे या तो उनमें N से कम अवयव होंगे या N से ज्यादा अवयव होंगे। N अवयवों वाला केवल एक ही उपग्रुप है। तो आपको सिद्ध करना है कि जो H होगा वो विशिष्ट उपग्रुप होगा। H क्या होगा? विशिष्ट उपग्रुप होगा। देखिए कैसे करेंगे। माना कि ऑर्डर ऑफ H इक्वल टू N, तथा H G का उपग्रुप है। ठीक है, तो आपने मान लिया। अतः माना
कैपिटल एच में आपने क्या अवयव मान लिए, H1, H2, HN, ये अवयव हैं। हम जानते हैं कि for all x belongs to G, x H x इनवर्स भी G का उपग्रुप है। ये हमने एक उपग्रुप वाले में एक थ्योरम की थी, x H x इनवर्स आएगा वो भी G का उपग्रुप आएगा। अब इसमें हम बात करें x H x इनवर्स, वो क्या बनेगा, H1 को ऑपरेट कर देंगे तो ये आ जाएगा x H1 x इनवर्स, x H2 x इनवर्स, x HN x इनवर्स, ये आ जाएंगे। अब ये सारे अवयव आए, क्या ये सारे अलग अलग अवयव है? हो सकता है दो ऑपरेट करने के बाद दो विवेक जैसे आ जाएं। तो हम यदि संभव हो तो माना कि, क्या मान लें कि x H I x इनवर्स x H J x इनवर्स के बराबर है। इसका क्या अर्थ निकलेगा, देखो यदि आप लेफ्ट साइड में दोनों तरफ x इनवर्स से ऑपरेट कर दोगे तो x खत्म हो जाएगा, राइट साइड में x से ऑपरेट कर दोगे तो x इनवर्स भी खत्म हो जाएगा, यानी कि H I इक्वल टू H J। तो ये H I और H J तो अलग अलग है, नहीं तो फिर n अवयव नहीं रहेंगे। n अवयव कब हो सकते हैं, जब H I और J अलग अलग हो। तो ये दो अवयव बराबर होने पर तो H I H J भी बराबर हो जाएंगे, जो कि विरोधाभास है, जो कि सत्य नहीं है, जो कि विरोधाभास है। क्यों विरोधाभास है? चूंकि ऑर्डर ऑफ H इक्वल टू N, H में तो n अवयव है, नहीं तो फिर H I और H J बराबर हो गए तो n में कम अवयव होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे के सारे अवयव अलग अलग हैं, और यदि सारे के सारे अवयव अलग अलग हैं तो इसमें कितने अवयव होंगे, इसमें भी n अवयव होंगे। तब ऑर्डर ऑफ x H x इनवर्स में भी कितने अवयव आएंगे, n अवयव आएंगे। सारे के सारे H अलग हैं तो ये भी अलग होंगे सारे के सारे। जबकि हमें ये दे रखा है कि n कोटि का एक ही उपग्रुप है, ये दूसरा उपग्रुप आ गया, x H x इनवर्स भी उपग्रुप होता है और इसमें अवयवों की संख्या भी क्या आ गई, n आ गई। परंतु दिया हुआ है कि G का केवल एक ही उपग्रुप है, एक ही उपग्रुप है जिसकी कोटि स्मॉल n है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ ये दोनों बराबर हैं, दोनों की कोटि सेम है, H की और x H x इनवर्स की कोटि सेम है, तो ये दोनों सेम है। इसका अर्थ ये आ गया कि इट इंप्लाइज x H x इनवर्स इक्वल टू H। यदि हम राइट साइड में x से ऑपरेट कर दें तो x H इक्वल टू H x आ जाएगा, यानी H का दायां सहसमुच्च इक्वल टू बायां सहसमुच्च। और ये किसकी कंडीशन है, Na इक्वल टू an, विशिष्ट उपसमूह होने की। अतः H G का विशिष्ट उपसमूह है। H G का विशिष्ट उपसमूह या उपग्रुप है।